Mahatma Gandhi once said, "A man is but a product of his thoughts. What he thinks, he becomes." लेकिन ये कितना सच है? क्या हम हमेशा अपने व्यवहार अपने विचारों की तरह ही रख पाते हैं? और जब जब हम अपने विचार और व्यवहार में मेल खो देते हैं, तब तब कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन विचारों को हम अपने विचार मानते थे, वो विचार हमारे अवचेतन में थे ही नहीं कभी। ये कहानी कुछ ऐसी ही है, हम सभी को अंतर्मुख करने वाली। किशोरदा का दिलबर मेरे और बप्पी जी का याद आ रहा है, जब लोगों के दिल पे राज कर रहा था, जब दिलीप कुमार, संजीव कुमार और शम्मी कपूर जी का विधाता बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा रहा था। तब मुंबई में शशिकांत जी को आज भी देवानंद जी की फिल्म्स का, एस.टी. बर्मन जी के गानों का और रफ़ी साहब की आवाज़ का शौक था। आज ही उन्होंने एक नए ड्राइवर को काम पे रखा था, भास्कर। साहब, आपने बुलाया? हाँ, निशा को जहांगीर आर्ट गैलरी जाना है, तो आज उसे वहाँ लेकर जाओ। पर साहब, आपको दादर में कुछ काम था ना? अरे नहीं, वो काम मैं कल कर दूंगा। आज फिलहाल तुम निशा को लेकर जाओ। ठीक है साहब। तुम कौन हो? जी, मैं नया ड्राइवर। खली साहब ने नौकरी पर रखा है। ये पापा भी ना। मोहन काका कहाँ पे हैं? काका तो आज काम पे नहीं आए, उनकी माँ की तबीयत खराब है ना। चलो फिर, लगता है आज आपसे ही काम चलाना होगा नए ड्राइवर साहिब। अजब है दीवाना, ज़मीन से बेगाना, न दर न ठिकाना, पलक कैसे जुदा। माफ कीजिएगा, पर गाना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब? यही तो धुन है। हाँ, लेकिन बोल कुछ ऐसे हैं। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। यही तो गा रही थी मैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि मजरूह सुल्तानपुरी जी ने ज़मीं और फलक के बीच न घर न ठिकाना, ये 4 शब्द ऐसे ही लिख दिए? अरे हाँ। वैसे तुम्हें बड़ा पता है इन गानों के बारे में? यहाँ आने से पहले किसी गीतकार के ड्राइवर थे क्या? नहीं मेम साहब। तो भला एक इंसान आर.डी. बर्मन जी के ज़माने में एस.डी. बर्मन साहब के गानों को क्यों इतनी बारीकी से जानता है? अच्छा, आपको पता ना हो, लेकिन इस गाने में पंचम दा ने खुद माउथ ऑर्गन बजाया था। वाकई में? और तुम ये सब कैसे जानते हो? जी, कुछ गाने जब दिल को किसी अलग तरह से छू जाएं, तब अक्सर याद रह जाते हैं। और हम उनके बारे में जितना जाने ना, कम ही लगता है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। खैर, आर्ट गैलरी तो आ गई, यहीं आगे रोक दो। करीब 1 घंटे में मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा, तो यहीं आके रुकना तो। जी मेम साहब। तुम तो काफ़ी पंक्चुअल निकले। चलो, नए ड्राइवर महाशय की मौजूदगी में मोहन काका जैसे इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। जी शुक्रिया। अभी सीधा घर ही जाना है ना मेम साहब? हाँ, घर चलो सीधा। और ये मेम साहब कौन बुलाता है? निशा जी बुलाओ, अगर अदब से ही बुलाना है तो। जी मेम साहब, हमारा मतलब जी निशा जी। वैसे एक बात मुझे अजीब लगी, मैंने कभी किसी ड्राइवर को एक गाने के शब्दों से इतना जुड़ा हुआ नहीं देखा। मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा शख्स ड्राइवर तो नहीं हो सकता। जी, मैं गाड़ी तो ठीक ठाक चला लेता हूँ, और अब तो हमेशा इन शीशों से ही पीछे का देखता हूँ।
मुड़ मुड़ के नहीं देखता। ड्राइवर बनने के लिए कुछ और भी करना होता है क्या? अरे बेवकूफ, मैं ये कह रही थी कि तुम सिर्फ ड्राइवर तो नहीं हो सकते। जी कुछ दिन पहले तक तो नहीं थे, लेकिन प्यारे पेट ने वो भी बना दिया। ओह, तो क्या करते हो फिर? लोगों को गाते वक्त टोकने के अलावा? जी कहानियां बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। कहानियाँ बेचते हो यानी? लेखक बनना चाहते हैं। तो तुम अपना पेट पालने के लिए हमारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रही हो, जबकि एक लेखक बनना है। अब तक कोई कहानी किसी को पसंद आई? हाँ, एक अफसाना तो था जिसे मैंने खर्च भी कर दिया और जेब तो फिर भी खाली ही रह गई। मैं समझ सकती हूँ। ये बड़े पर्दों की कहानियाँ जितनी खूबसूरत दिखती हैं, पाना उतना ही मुश्किल है। खैर आपका घर तो आ गया। मैं तुम्हारी कहानियों को खरीद तो नहीं सकती, लेकिन सुन तो सकती हूँ। कभी सुनाओगे मुझे तुम्हारी कोई कहानी? जी बिल्कुल सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। अच्छा ठीक है, शायद पापा को कहीं बाहर जाना था। अरे बेटा, तुम आ गई। कैसा था एग्जीबिशन? काफी अच्छा था पापा, आपको भी आना चाहिए था मेरे साथ। तुम क्या देख रहे हो भाई? चलो गाड़ी शुरू करो जल्दी। और मेहता साहब वीटी स्टेशन पर वेट कर रहे हैं। चलो उनको लेकर आना है। हरी अप। जी साहब। हाँ बेटा, अभी एग्जीबिशन के बारे में बताओ। यूं ही कुछ दिन और गुजरे। भास्कर और निशा की बातों में अपनापन बढ़ने लगा। निशा को भास्कर के ड्राइवर होने से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि वो तो भास्कर को एक अच्छा दोस्त तक मानने लगी थी। ज्यादा दिन नहीं लगे निशा को गाड़ी की पिछली सीट से आगे की सीट तक पहुंचने में। उनकी बातों को 15-20 मिनट के सफर में समाना मंजूर ही नहीं था। कभी कभी उनकी बातों का कारवां उन्हें अपने छोटे सफर से रोककर समुद्र किनारे ले जाता था। भास्कर, ये समंदर अगर नहीं होता तो क्या होता? जी अगर ये समंदर नहीं होता ना, तो वो पानी पूरी वाला अपनी पानी पूरी कहीं और बेच रहा होता। क्या? कभी कभी तुमसे बात करके मुझे लगता है कि ये इंसान भला लेखक कैसे हो सकता है। वैसे आपके पास किताब कौन सी है? ये द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स बाय शकुंतला देवी। अरे बाप रे, इतना अंग्रेजी! इतना तो हमने अपनी पूरी पाठशाला में कभी नहीं सुना। किस चीज पर है ये किताब? काफी चर्चा का विषय रह चुकी है ये किताब। ये किताब होमोसेक्सुअलिटी पर है। होमो क्या? हमें तो कुछ नहीं समझा वो शब्द। अरे बाबा, होमोसेक्सुअलिटी हिंदी में उसे, हाँ, हिंदी में उसे समलैंगिकता कहते हैं। अच्छा, वो तो हमें पता है जी, लेकिन ये अंग्रेजी का शब्द देखकर थोड़ा छकड़ा गया। अच्छा, तुम्हें पता है? कैसे? जी अखबार में पढ़ा था और थोड़ा विचार मंथन भी किया है जी। विचार मंथन? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या विचार मंथन किया था? यही कि ऐसे लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी ना, उनकी कहानी कितनी अलग होती होगी सबसे। उनकी कहानी लिखने के बारे में क्या ख्याल है? अरे ऐसे क्या देख रहे हो भास्कर? एक सेकेंड। तुमने पहले ही कहानी लिखी है ना इस पे? झूठ मत बोलना, तुमने लिखी है ना? हाँ निशा जी, लिखी तो है, लेकिन कहानी कुछ खास नहीं। अरे तुम सुनाओ तो सही, अच्छी या बुरी वो बाद में देखेंगे। नहीं, हमें घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। अरे एक कहानी तो हम सुन ही सकते हैं, सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना ही सुनना चाहती हैं तो। कहानी गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है। दिसंबर के महीने की शुरुआत हुई थी आज। हवा कुछ कुरकुरी सी बदन को कपकपा रही है। कहानी का मुख्य पात्र लालू, जो कुछ 12 से 13 साल का है, अभी अपने जिगरी दोस्त मोहन के साथ पास ही के गांव के मेले में गया है।
और हमारे रंगीन हरिदास जी इन साहबजादे के बाप हैं। सरला जी इनकी माँ, मन से भोली और व्यवहार से चंचल। हरिदास जी मंदिर से घर आते हैं, चप्पल उतारकर घर का किवाड़ लगाते हैं और फिर फरमाते हैं, अरे ओ सरला, सरला, ए सरला, जरा गर्म पानी लाइए थोड़ा। और अपना लालू कहाँ पे है? आज प्रशंसा कर रहे थे उसकी मुनीम जी, कह रहे थे बहुत जिज्ञासु है आपका बेटा। अजी मोहन के साथ बाहर गया है। आपको पता है, आज सफाई कर रही थी मैं और लालू की अलमारी साफ की। अरे कुछ नया भी बताया करो। हमको कपड़ों के ढेर के नीचे इसकी डायरी मिली आज। डायरी? डायरी लिखता है मेरा बेटा? पढ़ाई तो करता नहीं, कम से कम यही कर ले। कभी लगा नहीं कि लिखने का भी शौक होगा इस गधे को। वो कहते हैं ना जी, उल्टे हाथ में कला होती है। हाँ हाँ, वैसे डायरी भरने की आदत तो हमारे बाबूजी को भी थी। निजी जिंदगी को पत्र पर उतारने को कहते ये थे कि इंसान असल बात दूसरे इंसानों से नहीं बल्कि निर्जीवों से ही कर सकता है। और अरे पानी लाने राप्ती को चली गई क्या? आई डायरी ला रही थी उसकी। और क्या पानी गर्म होने में समय नहीं लगता? जरा सी सब्र शक्ति नहीं है आप में। तुमने कभी सब्र करने की आदत ही कहाँ पड़ने दी? हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ पर फिर भी सबसे मिलनसार हमारे बाबूजी, गांव में सबकी खबर रखते थे। बाबूजी ही तो रिश्ता लेके आए थे आपका, तभी टपाक से पिताजी ने हमारा हाथ थमा दिया। अच्छा, और जो हम खुद हाथ मांगने आते तो? पूरा गांव जानता था आप दिनकर जी के पोते हैं। हाँ हाँ, और तुम तो अवध की राजकुमारी जो ठहरी ना। और क्या, स्वयंवर रचाते रचाते रह गए थे हमारा। अच्छा, डायरी तो दिखाना मेरे बेटे की। ये लीजिए और पढ़िए जरा, मैं भी तो सुनूं हमारे बारे में क्या लिखता है। डायरी में अपनी दिनचर्या लिखी जाती है पगली। अरे यहाँ तो गाने के बोल लिखे हैं। खैर, गजलें लिखना तो खून में ही है ना हमारे। हाँ हाँ मालूम है, मेरी ही शैलियों को लिखा करते थे। गुस्सा दिलाया करो तुमसे। अच्छा अब सुनाइए। लिखता है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और सुनाइए ना। आगे तो पत्र जैसा लिखा है कुछ शायद। अरे वाह, प्रेम पत्र लिखा है। खुद ही लड़की पसंद कर रखी है। अरे पढ़ने दो। लिखता है कि आज मुनीम जी से पूछा मैंने कि प्यार बड़ा या इज्जत। मुनीम जी के जवाब को वैसे तो सुलझाना पड़ता है। मर्यादा में रहकर प्रेम करोगे तो रिश्ता कहलाएगा। सही तो कहते हैं मुनीम जी। लेकिन आज ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि मैं भी मर्यादा से बाहर जाना चाहता था ना। दिल मायूस हो गया। लेकिन मुकेश जी ने तो अपने गाने में कहीं इज्जत का जिक्र नहीं किया। तो फिर मैं किसी के भी साथ सुख दुख का नगमा लिखूं अपना, तो ये गलत तो नहीं। सकपका रहा हूँ मैं लज्जा और पागलपन से। मोहन के वास्ते मेरे दिल में प्यार है, लेकिन अब इजहार करने की हिम्मत नहीं। क्या मोहन, ये कैसी अश्लील हरकत है और कैसे संभव है ये? नादानी में कुछ भी लिख दिया इसने। बुलाओ अपने बेटे को, उस मोहन का भूत उतारूं मैं अभी। खेला कूदा जाता है दोस्तों के साथ, घर तो औरतों से बसता है। हाँ हाँ, और ये तो हिजड़ा दामाद लाने वाला है घर पे। आएगा शाम तक ये, कल ही शादी करा दूंगी मैं इसकी। लड़की भी है एक मेरी नजर में। लालू की सोच और हरकत को घर वालों ने कभी समझा ही नहीं। कुदरत के खिलाफ समझते हैं ना अभी समलैंगिकता को। इन्होंने भी अपनाना नहीं चाहा। लालू को घर बुलाया गया, उससे डायरी के बारे में पूछताछ हुई,
लालू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसकी डायरी पढ़ ली गई थी। उसे खूब समझाया घर वालों ने, तांत्रिक को बुलाकर अंदर की भूत को भगाने की कोशिश की गई। लालू ने हर दफा पूछा, प्यार जिस्म देख के थोड़ी किया जाता है। कभी डांट तो कभी झाड़ू से चुप कराने में लगे रहे हरिदास और सरला। ये कोई बीमारी या वहम थोड़ी ना है जो दवाई या पूजा से ठीक कराई जा सके। हरिदास और सरला ने सारी कोशिशें की, फिर भी अपने बेटे को सीधा करने की। वो नादान कुछ सालों तक तो इस दबाव में रहा कि अपनी हकीकत सामने ना आने दे किसी की। धीरे धीरे उसे यह जुल्म लगने लगा और एक दिन मज़ सर्दी में घर से भाग निकला। सालों के डर में शायद कुछ शर्म भी बंध गई थी। मोहन से कभी इजहार नहीं किया। वैसे भी अपने बेटे को इस रूप में अपनाने को हरिदास और सरला तैयार नहीं थे। कौन ही होता भला। अरे कहाँ खो गई निशा जी, कुछ कहिए। अरे कुछ नहीं, आजकल के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऐसी कहानी को कब बड़े पर्दों पर लाएंगे कौन जाने। अगर उन्होंने ऐसी कहानी को बड़े पर्दों पर लाया भी तो क्या लोग उसे देखना पसंद करेंगे? लोगों को ऐसी कहानी हजम भी होती है क्या कभी? वो भी है, लेकिन कुछ तो होगा जिससे लोग बदल जाएं। आप बदलोगी निशा जी? अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो तो आप क्या करोगी? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपना बर्ताव उस इंसान के लिए ज़रा भी बदलने नहीं दूंगी। जैसे तुम्हारी कहानी में लालू के लिए उसके माँ बाप ने बदला था, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और पता नहीं, शायद हम इन चीज़ों के बारे में इतना जानते ही नहीं कि कुछ कर पाएं। यही तो असली मुश्किल है ना इस दुनिया की। चलो, आप इस दुनिया से अच्छी हैं वो तो पता चला आज। ये दुनिया ही इतनी गिर चुकी है कि तुम्हारे ये शब्द अब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या सिर्फ इंसान होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यही समझ नहीं आता। खैर, चलो, काफ़ी देर भी हो गई है अब। साहब को पता चल गया तो दुनिया भर की डांट देंगे हमें। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते भास्कर और निशा की दोस्ती और गहरी होती चली गई। भास्कर शायद ही किसी और से इतनी खुल के बात कर सकता था, लेकिन फिर भी कुछ बातें थीं जो भास्कर अब भी निशा को बताने से डर रहा था। इसलिए उसने उन बातों को एक खत में समेटकर वो खत निशा को दे दिया। निशा गाड़ी से निकलते ही पढ़ लेना चाहती थी खत को। अगले दिन शशिकांत जी को अपने रिकॉर्ड प्लेयर के पास एक किताब मिली और उसी में बंद ये खत भी। मोहन काका के साथ चली जाना आज। क्यों पापा, भास्कर कहाँ पे है? भास्कर से कुछ काम है मुझे। भास्कर से कैसा काम? इतने सवाल क्यों निशा? और ये कैसी किताबें पढ़ने लगी हो तुम? किताबें पढ़ने तक तो ठीक है, लेकिन अपनी परंपरा के विरुद्ध कुछ मत उपजाओ अपने मन में। ये क्या बात कर रहे हैं आप पापा? ये होमोसेक्सुअलिटी की बुक, ऐसी गंदी बातों की कदर नहीं करते हम इस घर पे। तुम भी नहीं पढ़ोगी। लेकिन पापा, छोड़िए, भास्कर से क्या काम है आपको? बेटा, ये खत मिला मुझे। इसे पढ़ने के बाद ऐसे घटिया आदमी को मैं नौकरी पर नहीं रख सकता। लेकिन बेचारे की गलती नहीं है कोई। हाँ साहब, आपने बुलाया? हाँ, गाड़ी की चाबी रखकर जाओ। साहब, निशा जी को कॉलेज भी छोड़ना था ना? मोहन काका चले जाएंगे। अरे नहीं, हम चले जाएंगे साहब। हरामखोर, बोल रहा हूं ना, जा। नौकरी से निकाल रहा हूं तुझे। चाबी रखो और निकलो। वहां अलमारी के पीछे कुछ पैसे पड़े हैं, उसे ले जाओ और चेहरा मत दिखाना अपना। क्यों, क्या हुआ साहब? निशा जी, कुछ गलती हुई क्या हमसे? तुम्हारा खत पढ़ लिया है पापा ने। शाह,
नौकर को सर पर बैठा लिया है तुमने। जाओ तुम, मोहन काका खड़े हैं बाहर। माफ करना साहब, जानबूझकर कुछ नहीं किया हमने। भास्कर, अब फर्क नहीं पड़ता गलती हुई या नहीं। निशा, निशा। जी जी पापा, मैं जाती हूँ। प्रिय निशा जी, ये खत लिखने का उद्देश्य ये कि कुछ बातें हैं जब हम आपको शायद ही कभी आपके सामने बता पाते। वैसे तो कभी बताने वाले भी नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमारी बातें कुछ ऐसी मोड़ से गुजरी जिनकी वजह से आज हमारी निजी बात आपके सामने इस खत के जरिए रख पा रहे हैं। कहा जाए तो निशा और भास्कर इन दो लफ्जों से अपने आप में विरुद्ध भाव प्रतीत होते हैं, लेकिन हम तो पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छे दोस्त बन गए ना। खैर ये सब छोड़िए, आप सोच रहे होंगे कि ये लेखक अपनी बेफिजूल बातें लिखकर आपका वक्त जाया कर रहा है। हमें बस यही बताना था कि उस कहानी में लालू हम ही है, हरिदास और सरला हमारे ही माता पिता हैं। कहानी में जुल्म ज्यादा बताए गए हमसे, लेकिन हाँ, हम समलैंगिक और आप जो वो कहती हैं होमोसेक्सुअल हैं। माता पिता ने तो सिर्फ सुनकर ही धुतकार दिया था, लेकिन हमारी इस अवस्था को जानने पहचानने में भी समय लगा था हमें। कैसे हमारे ख्यालों को सुलझाकर इस बात को पक्का किया, इसकी कहानी भी कभी सुनाएंगे आपको। अपनी पूरी जिंदगी हम किसी इंसान के प्रति इतना विश्वास नहीं उपजा पाए निशा जी कि उनसे यह बात खुलकर बता पाते। लेकिन जब उस दिन आपसे बात हुई तब लगा कि आप इस दुनिया से अलग हैं। आप समझ सकती हैं, गांठ बांध ली थी इस बात की कि खुद ही जूझ लेंगे अपने आप से, लेकिन अब आप जैसा दोस्त मिल गया है तो इस सच को भी बांट लेंगे। आपका अपना भास्कर। सोशियोलॉजी में एक कहावत है, यू आर वॉट यू थिंक द सोसाइटी थिंक्स यू आर। अब ये बात कितनी सच है ये तो सिर्फ आपकी डायरी को ही पता है। समलैंगिकता को भी कुछ लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कहानियों के रूप में। कहानी से सहानुभूत होना ये तो केवल एक शराब है, लेकिन कहानी से समानुभूत होना यहाँ पे मात खा जाती है दुनिया। किसी कवि के लफ्जों में कहा जाए तो एक रंग और एक रस ये दुनिया कहीं अधूरी है। एक रंग और एक रस ये दुनिया कहीं अधूरी है। दुनिया के रंग में रंगना क्या इतना जरूरी है। आसमान से ख्याल लेकर सलूक मिट्टी जैसा क्यों। अरे आसमान से ख्याल लेकर सलूक मिट्टी जैसा क्यों। मुआशरे की चार दीवारें क्या सच में मजबूरी है। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे